नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। राहुल गांधी ने कल मध्य प्रदेश में एक बात ऐसी क्या बोल दी, बीजेपी पूरी की पूरी तिलमिला गई और सारे के सारे लोग जुट गए हैं अब नरेंद्र मोदी को सही साबित करने में। दरअसल राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के लिए जिस तरीके से ये कहा कि उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक फोन आते ही सरेंडर कर दिया, उसके बाद से बीजेपी ने इस मुद्दे को पूरे देश की प्रतिष्ठा का सवाल बनाकर पेश कर दिया है। हालांकि राहुल गांधी ने कहीं भी भारत का नाम नहीं लिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि भारत ने सरेंडर किया, बल्कि उन्होंने नरेंद्र सरेंडर ये शब्द युग्म बनाया था, जिसको लेकर अब बीजेपी ऐसी तिलमिलाई कि वो राहुल गांधी के संस्कारों पर, उनकी देशभक्ति पर, उनकी समझ पर, उनकी फिटनेस पर, यहाँ तक कि उनके नेता प्रतिपक्ष होने पर और सांसद उनको चुने जाने पर भी सवाल उठाने लगी है। यानी बीजेपी का आलम यह है कि राहुल गांधी का अपमान करने की कोशिश में वो भले उनके मतदाताओं का अपमान करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका मकसद राहुल गांधी की छवि को किसी भी तरह से खराब करना है, जिस मिशन में वो 2004 से ही जुटी हुई है। लेकिन राहुल गांधी भी एक ऐसे योद्धा हैं जो चुनाव के मैदान में हो, चाहे सियासी मैदान में हो, उनको खुद पर हो रहे प्रहारों पर कोई असर उनको पड़ता हुआ दिखता नहीं। वो उनको जो सही लगता है वो बात वो खुलकर कह देते हैं, उनको जो ठीक सही लगती है वो बात वो करते हैं। और यही बात बीजेपी को बड़ी चुभ जाती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का तो अभी तक का हम जितना देख रहे हैं 11 सालों का प्रधानमंत्री का जो सफर है, उनका बड़ा कैलकुलेटेड मूव उनके रहते हैं, हर चीज सोच समझ के कि कब उनको, यहाँ तक कि वो कैमरे में किस एंगल से कब देखें, इतना तक ये तय होता है ताकि उनकी एक अच्छी छवि बने। लेकिन अफसोस इस बात का है कि बीजेपी या मोदी उनकी जो छवि को जितना बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, उस पर जितनी हवा भर के गुब्बारे की तरह उसको जो फुलाए हुए हैं, उस पर राहुल गांधी के 2 चुटीले बयान ऐसा असर करते हैं कि पूरी की पूरी बीजेपी एक तरह से धराशायी दिखती है और जुट जाती है नरेंद्र मोदी को बचाने में। आज सुबह से, बल्कि कल शाम से, जब से राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में भोपाल में ये कहा कि नरेंद्र मोदी ने कैसे सरेंडर कर दिया, और उसके बाद से बीजेपी जो है उन पर हमलावर हो गई। और यहाँ तक कि राहुल गांधी अपनी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तस्वीर पर या उनकी मूर्ति के सामने किस तरह से वो पुष्प अर्पित कर रहे हैं, उसको भी लेकर उनके संस्कारों पर सवाल उठाए जाने लगे। और उनको ये सलाह दी जा रही है कि उनको अब विद्या भवन जैसे किसी स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए, जहाँ की वो भारतीय संस्कार सीख सकें। उनको इस बात से तकलीफ है कि राहुल गांधी अपने नेताओं को, वो कांग्रेस के नेताओं को घोड़े से उनकी तुलना कैसे कर सकते हैं, राहुल गांधी जूते पहनकर फूल कैसे चढ़ा सकते हैं, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी का मजाक कैसे उड़ा सकते हैं। बस बीजेपी के लिए अब यही कहना बाकी रह गया है कि राहुल गांधी सांस भी कैसे ले सकते हैं। बाकी सब ठीक है, राहुल गांधी का सांस लेना, इस पर बीजेपी ने अभी तक सवाल नहीं उठाए हैं, यही चीज एक बची रह गई है। तो क्यों आखिर बीजेपी को इतनी तकलीफ है राहुल गांधी से, क्यों नरेंद्र मोदी की जरा सी भी आलोचना बर्दाश्त नहीं है, या लोकतंत्र में रहकर अगर आप अपनी आलोचना नहीं बर्दाश्त कर सकते तो क्या आपको लोकतंत्र में बने रहने का हक है, या उस पर सत्ता आपको चलाने का हक है? ये सवाल अब मोदी से और उनके पूरे समर्थकों से पूछा जाना चाहिए। हालांकि जो देश का मीडिया है वो अलग ही सवाल उठा रहा है, अलग ही नैरेटिव तय कर रहा है। एक बड़े पत्रकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो संसद का विशेष सत्र बुलाना ही इसलिए चाहता है ताकि वो मोदी से सवाल कर सके। अब बताइए, यहाँ पर मोदी से सवाल करना, यानी संसद जो बनी ही इसलिए है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष उन दोनों के बीच विमर्श हो और उसके बाद नीतिगत फैसले लिए जाएं या देश की स्थिति पर मंथन किया जाए, वहां पर अब विपक्ष के लिए कि वो सवाल न पूछ सके, ये माहौल बनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये अभी नजर आ रहा है कि राहुल गांधी के आगे पूरी बीजेपी असल में सरेंडर करती हुई दिखाई दे रही है। और आज इसी मुद्दे पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी, और अब हम उनके पास चलते हैं। नमस्कार राकेश जी, आपसे मैं सवाल पूछूं इसके पहले हम देख लेते हैं कि राहुल गांधी ने कल क्या कहा था और किस बात पर बीजेपी इतनी तिलमिलाई, इतनी बेचैन, इतनी घायल सी दिखाई दे रही है कि वो बिल्कुल फनफनाई हुई एकदम आक्रामक हो गई है राहुल गांधी पर। सुन लेते हैं कि पहले राहुल गांधी ने कल क्या कहा था। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं, इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग।
जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं। ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। तो राकेश जी, यहाँ पर जो राहुल गांधी ने कहा, हो सकता है उनके शब्दों के चयन में किसी को आपत्ति हो सकती है, उनका जो लहजा है उस पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन जो बात उन्होंने बोली वो तो फैक्चुअली भी गलत नहीं है और ना ऐतिहासिक जो तथ्य उन्होंने प्रस्तुत किए बिना नाम लिए, लेकिन जो सरेंडर वाली बात उन्होंने बोली। और जहां तक मुझे याद पड़ता है, कुछ साल पहले मेरा ख्याल है गलवान वाला जब मामला हुआ था, और तब भी राहुल गांधी ने केवल सरेंडर एक बस शब्द लिखा था और उसको लेकर भी बहुत बवाल मचा था कि आपने कैसे मतलब वो इस तरह से कि आप नरेंद्र मोदी के लिए वो कर रहे हैं। तब भी ये बीजेपी ने अपने तरफ से ये अनुमान लगा लिया था, यानी वो मान लेती है कि जो जहां सरेंडर की बात है वो नरेंद्र से ही जुड़ी हुई है, जबकि ऐसा उन्होंने तब नहीं कहा था, लेकिन आज तो वो कल जो उन्होंने साफ साफ कह दिया। अब इस बयान पर जिस तरह से बीजेपी तिलमिलाई हुई है, उसकी तिलमिलाहट का असली कारण क्या लगता है आपको? की तिलमिलाहट का असली कारण यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर उसने जो तूमार बांधा होगा, उसने कोई ख्याली पुलाव पकाए होंगे कि इस ऑपरेशन के बाद पूरे देश में राष्ट्रवाद का बुखार चढ़ जाएगा, सेना के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर, शहीदों के नाम पर वोट झोली में आ जाएंगे। वैसा होते हुए दिख नहीं रहा। यद्यपि अभी एकदम चुनाव नहीं है, थोड़े समय बाद ही चुनाव है। जो सबसे निकटतम चुनाव है बिहार का चुनाव, लेकिन जब ऐसा होते हुए नहीं दिखा, पब्लिक का रिस्पांस वैसा नहीं दिखा, तो अब भारतीय जनता पार्टी परेशान हो रही। पहले राहुल गांधी के बयान की मीमांसा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने पूरे भाषण में कल न तो भारत पाकिस्तान के संघर्ष का जिक्र किया, न ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, न उन्होंने सीज फायर शब्द बोला। उन्होंने सिर्फ प्रतीकों में, संकेतों में यह कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के टेलीफोन आने पर नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। अब अगर इससे तथ्यों के आईने में देखें, हकीकत की जमीन पर परखें, तो बहुत स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप के टेलीफोन पर ही सीज फायर हुआ है। वो जो टाइमलाइन है सीज फायर की, सबसे पहले ट्रंप ने ट्वीट किया, फिर हमारे विदेश सचिव ने ट्वीट किया, विदेश मंत्री ने, फिर विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सब कुछ रिकॉर्ड पर है, कोई बात काल्पनिक नहीं है, कोई कोरा आरोप नहीं। फिर उसके बाद क्या हो रहा है? चलिए, पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने आपसे पहले ट्वीट कर दिया, हो सकता है भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहीं चूक गए, कहीं व्यस्त होंगे, इसलिए नहीं कर पाए ट्वीट। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप 10 बार यह दोहरा चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को धमकाकर स्टॉप स्टॉप स्टॉप, जैसे किसी बच्चे को हड़काया जाता है या मोहल्ले का दरोगा झगड़ने वाले लड़कों को डांट दे कि झगड़ा बंद करो,
इस अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप 10 बार अपनी बात दोहरा चुके हैं, प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहे। आखिर इस देश के प्रधानमंत्री को एक वाक्य बोलने में क्या दिक्कत है कि यह सीज फायर भारत और पाकिस्तान ने परस्पर आपसी सहमति से किया है, इसमें अमेरिका का कोई योगदान नहीं। पर वे ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि वे जानते हैं कि उस पूरी रात डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत की थी, मेहनत की थी। ये भी उस पहले ट्वीट में लिखा है। ओवरनाइट, होल नाइट चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ, कितने फोन एक दूसरे को गए, कितनी ट्राई पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, अमेरिका का राष्ट्रपति शामिल थे। क्या सिर्फ डीजीएमओ स्तर पर एक दूसरे को टेलीफोन करके दो देशों ने युद्ध विराम कर लिया? संभव ही नहीं। और डीजीएमओ ने कर लिया था, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप किस हैसियत से, किस बिना पर ट्वीट करके यह दावा कर रहे थे और तब से आज तक दावा करते ही चले आ रहे। अब राहुल गांधी ने जो कहा वो कोई भारत का नाम नहीं लिया, उन्होंने देश का नाम नहीं लिया, देश की सेनाओं का नाम नहीं लिया, भारत सरकार का नाम भी नहीं लिया। उन्होंने नरेंद्र कहा और डोनाल्ड ट्रंप का टेलीफोन कहा। इसमें भारतीय जनता पार्टी इसलिए इतना बमक रही है, इतना बेचैन हो रही है क्योंकि सच्चाई बयान कर दी राहुल गांधी। और सच्चाई यही है कि डोनाल्ड ट्रंप के टेलीफोन पर नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया है। भारत आतंकवादियों के सामने या पाकिस्तान के सामने सरेंडर नहीं करता। चीन ने जब गलवान में हमला किया, हमारे जवान शहीद हुए, तब भी भारत ने सरेंडर नहीं किया था। तब भी नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया था ये कहकर कि न कोई घुसा है न घुसाया है। और क्या होता है सरेंडर होना, और क्या होता है आत्मसमर्पण करना। अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिका में व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको हड़काता है, जो चाहे वो ऐलान कर देता है टैरिफ को लेकर, तो आपको शपथ ग्रहण में बुलाया नहीं जाता। इस 4 दिनी युद्ध के बाद भी पूरी दुनिया के देश आपसे दूर दूर दिखाई दे रहे हैं छिटके हुए। आप संदेश वाहकों को भेजकर ढोल पीटवा रहे हैं, तब भी उसका नतीजा नहीं निकला। अब भी कोई बहुत खुलकर देश हमारे साथ नहीं आया। तो राहुल गांधी का ये जो जुमला है, ये सीधे सीधे नरेंद्र मोदी की छवि, उनके तिलिस्म को तोड़ने वाला है। उनकी जो अजेय अपराजेय छवि बनी हुई थी उसे मिट्टी में मिलाने का काम राहुल गांधी कर रहे। एक छोटी सी बात और जोड़ना चाहता हूं, फिर आपका सवाल ले लें। राहुल गांधी ने तो एक बात और भी कही, आरएसएस और बीजेपी को लेकर, नाम लेकर कही कि मैं अब इन लोगों को अच्छी तरह जान गया हूं, ये जरा से दबाव में या धक्का मारने पर भाग खड़े होते हैं। इस पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही? आरएसएस और बीजेपी के लोग इस पर कुछ नहीं बोल रहे क्योंकि वे जानते हैं कि वे छोटे से दबाव में डर जाते हैं और भाग जाते हैं। इतिहास उनका इसी तरह लिखा हुआ है। आपातकाल में माफी मांग रहे थे, आजादी की लड़ाई में माफी मांग रहे थे अंग्रेजों से, चिट्ठियां लिख रहे थे जो राहुल गांधी ने कहा। लेकिन चूंकि बीजेपी इस वक्त एक व्यक्ति पर केंद्रित है, व्यक्ति पूजा की मारी हुई है, इसलिए उन्हें व्यक्ति की चिंता हो रही है कि नरेंद्र मोदी के लिए कैसे कह दिया। अपने पितृ संगठन, अपने राजनीतिक संगठन, इन दोनों की चिंता नहीं है। इनके सम्मान के लिए तो कोई नहीं बोला अभी तक, चाहे प्रोफेसर राकेश सिन्हा हो, संबित पात्रा हो, डॉक्टर मोहन यादव हो, ये सर मोदी के लिए तड़प रहे। आरएसएस और बीजेपी के लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा। क्यों भाई, क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि भाई जानते हैं कि इस समय व्यक्ति को बचाना जरूरी है। पार्टी और संगठन तो दोयम दर्जे पर पहुंच गए। जी सर। जी बिल्कुल, और व्यक्ति को बचाने की बात है राकेश जी, तो आप याद कीजिए अभी सुब्रमण्यम स्वामी, वो भी लगातार नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं और बोल रहे हैं, और उन्होंने खुद ये बात कही है कि आपने अमेरिका के आगे आप बिल्कुल उसका फरमान सुन लिया। और इस तरह की उनकी, चाहे वो पहले चीन को लेकर बोले हो, चाहे अभी अमेरिका को लेकर बोले हो, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी लगातार नरेंद्र मोदी की विदेश नीति और अर्थ नीति उसको लेकर सवाल उठाते रहे हैं। हमको याद नहीं पड़ता कि कभी बीजेपी के इन नेताओं ने, जो आज राहुल गांधी पर हमलावर हैं, या रजत शर्मा जैसे पत्रकार जो राहुल गांधी का नाम लेकर उनको कॉमेडियन कह रहे हैं, उनको, इन लोगों ने कभी सुब्रमण्यम स्वामी पर इस तरह का हमला किया हो।
तो यहाँ मकसद साफ समझ में आता है कि राहुल गांधी का जो एक बढ़ता हुआ कद है या उनकी जो निडरता है, उससे अब बीजेपी को और ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने तो खुलकर कह दिया डरो मत, और वो खुद डरते नहीं है। इसी बात से शायद बीजेपी का ये खौफ है, उसका एक नाइटमेयर जो दुस्वप्न है कि हम कैसे राहुल गांधी का सामना करें, ये सबसे बड़ी दिक्कत जो है बीजेपी के सामने है। सुधांशु त्रिवेदी ने आज जो उनका एक बचाव वाला बयान आया है, उसमें उन्होंने राहुल गांधी पर सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन ये वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से उसका वो कवर फायरिंग जो कर रहे हैं, यानी वो सीधे सीधे राहुल गांधी पर देशद्रोह का इल्जाम ही उन्होंने लगा दिया है। सुन लेते हैं क्या कुछ कहा है सुधांशु त्रिवेदी ने। मुझे इस बात पे आश्चर्य हो रहा है कि अभी तक कांग्रेस के नेता पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियां बटोरने में लगे हुए थे, पाकिस्तानी संसद में उनके बयान कोट किए जा रहे थे। राहुल गांधी जी का नाम तो और बयान तो भारत के विरुद्ध पाकिस्तान अपने डोजियर में यूज कर चुका है, परंतु पहली बार राहुल गांधी जी ने ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी नहीं बोला, पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने भी नहीं बोला, मौलाना मसूद अजहर ने भी नहीं बोला और हाफिज सईद ने भी नहीं बोला। इसमें से किसी ने यह शब्द नहीं बोला है कि भारत ने सरेंडर किया है, बल्कि उन लोगों ने अपनी अपनी तकलीफों का इजहार गाहे बगाहे किया है। अगर इसके बाद ये बोल रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप उन नेताओं से एक कदम आगे जाना चाह रहे हैं? यानी अभी तक तो आप पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को कवर फायर देते थे, अब उनके सिरमौर भरने की कोशिश कर रहे हैं। एक हिंदी में कहावत होती है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, मगर यहां गैर मुल्ला इस कदर प्याज खाने में लगा हुआ है कि उसे लग ही नहीं रहा है कि यह देश के स्वाभिमान और सेना के शौर्य और सेना का कितना भीषण अपमान कर रहा है। राकेश जी, ये जो कहा है सुधांशु त्रिवेदी ने, और वो ये बोल रहे हैं पाकिस्तान तक तो ठीक है, वो पाकिस्तानी सेना पाकिस्तान के आतंकियों को कवर फायरिंग देने वाली बात जो वो कही है इन्होंने, क्या ये सीधे सीधे राहुल गांधी की मानहानि नहीं है? और क्या इसके लिए सुधांशु त्रिवेदी को कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो लगातार राहुल गांधी की मानहानि करते रहते। अब जैसे इन लोगों ने एक जुमला पकड़ लिया है कि भारत के बारे में राहुल गांधी के भाषण में भारत शब्द ही नहीं, न भारत के सरेंडर होने की बात राहुल गांधी ने कही है। अब डॉक्टर मोहन यादव हो, सुधांशु त्रिवेदी हो, संबित पात्रा हो, प्रोफेसर राकेश सिन्हा हो, ये लोग सब देश की आड़ में अपने नेता को बचा रहे हैं। ढाल बना लिया है देश को। देश ढाल नहीं है इनकी, देश नरेंद्र मोदी नहीं है, देश है, नरेंद्र मोदी व्यक्ति है, पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री, निर्वाचित प्रधानमंत्री। राहुल गांधी जो सवाल पूछ रहे हैं इतने दिनों से, उनके उत्तर नहीं दे रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान ने नहीं कहा सरेंडर किया, लेकिन हमारे देश में तो विपक्ष को यह अधिकार है सवाल पूछने का कि सीज फायर किसके आदेश पर हुआ, सीज फायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों किया। हमारे देश में विपक्ष को पूछने का अधिकार है कि जब कार्रवाई शुरू हुई तो सीमावर्ती जिलों से आबादी को क्यों नहीं हटाया गया। वो जो 4 दिन के युद्ध में बेकसूर लोग मारे गए, उनका जिम्मेदार कौन है? देश को यह जानने का, पूछने का अधिकार है। विपक्ष को भी अधिकार है कि वो ये पूछे कि आखिर वो आतंकवादी से सीमा से इतने भीतर तक कैसे घुसकर आ गए और इतनी बड़ी वारदात करके चले कहां गए, वे कहां हैं, अब तक क्यों नहीं पकड़े गए। देश को यह पूछने का भी अधिकार है कि विदेश मंत्री ने कार्रवाई शुरू होने से पहले पाकिस्तान को इत्तला क्यों दे दी। देश को और विपक्ष को राहुल गांधी को पूछने का अधिकार है कि वो ये पूछे कि क्या विदेश मंत्री के टेलीफोन के बाद वो आतंकी अड्डे यथावत वहीं बने रहे थे, उन अड्डों पर आतंकवादी बैठे रहे थे, बिरयानी खाते रहे थे कि अभी बम गिरेगा हमारे ऊपर और हम मरकर चले जाएंगे दोजख में। क्या वे इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे? क्या विदेश मंत्री की सूचना के बाद पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, वहां के सैन्य अधिकारियों ने, सत्ता में बैठे लोगों ने
अपने ही संरक्षण में पल रहे आतंकवादियों को आगाह नहीं किया होगा? क्या उन्होंने घंटी और सीटी नहीं बजा दी होगी कि भाग लो यहां से? ये सारे सवाल पूछना देशद्रोह नहीं है। और इसीलिए जब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि आप इतने सवालों का जवाब नहीं देते, सर्वदलीय बैठक में आप शामिल नहीं होते, संयुक्त संसद का संयुक्त सत्र नहीं बुला रहे, विदेश में जाकर ढिंढोरा पीट रहे हैं, देश के लोगों को, देश के विपक्ष को बताने के लिए आप तैयार नहीं। क्या सरकार के प्रयासों को प्रधानमंत्री की ओर से देश के विपक्ष को नहीं बताया जाना चाहिए? सर्वदलीय बैठक में उनको नहीं आना चाहिए? कांग्रेस अध्यक्ष ने चिट्ठी लिख दी, राहुल गांधी ने लिख दी, तमाम विपक्ष के सांसदों ने लिख दी, लेकिन सर्वदलीय बैठकों में न प्रधानमंत्री आते हैं और न वे संसद का विशेष सत्र बुलाने को तैयार। तो ऐसी स्थिति में अगर सुधांशु त्रिवेदी ये कहें कि पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं, तो उन्हें यह भी याद दिलाना पड़ेगा कि पाकिस्तान का सबसे प्रिय, सबसे ज्यादा हिजगरा तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है। नरेंद्र मोदी खुद बिना बुलाए बिरयानी खाने गए, लाल कृष्ण आडवाणी जिन्ना की मजार पर मत्था टेकने गए, जिन्ना को सेक्युलर कहा। बताइए, जो व्यक्ति देश के विभाजन का जिम्मेदार है उसे सेक्युलर क्या कराए? अटल बिहारी वाजपेयी बस में बैठकर पाकिस्तान गए, आगरा समिट में मुशर्रफ को बुलाया, उसके बाद करगिल हो गया। लंबी फहरिस्त है भारतीय जनता पार्टी और पाकिस्तान के करीबी रिश्तों की। जी। देश के इतिहास में सर्वमित्रा जी पहली बार हुआ कि किसी आतंकवादी हमले की जांच में आईएसआई का अधिकारी जांच में शामिल हो रहा है। जिस आईएसआई को हमारा देश, हमारी सरकार भारत में चल रही आतंकी गतिविधियों के पीछे मानता है, सरकार मानती है आईएसआई इसके लिए जिम्मेदार है, आईएसआई आतंकवादियों को ट्रेनिंग देती है, तो उसका एजेंट, उसका अधिकारी कैसे पठानकोट हमले की जांच में शामिल हो गया? कैसे आ गया? क्योंकि इन सारे सवालों के जवाब बीजेपी के पास नहीं है, इसलिए बीजेपी नेता राहुल गांधी को पाकिस्तान की बोली बोलने वाला बता रहे, पाकिस्तान परस्त बता रहे। मेरा तो स्पष्ट अभिमत यह है कि सरकार खुद पाकिस्तान के बिना चल नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी का पाकिस्तान का राग अलापे बिना, जिन्ना का राग अलापे बिना पेट नहीं भरता। हर चुनाव से पहले पाकिस्तान और जिन्ना को पीले चावल देकर बुलवाया जाता है, पूरे चुनाव में आतंकवादियों का जिक्र होता है और उसके बाद सब भूल जाते हैं। चलते चलते एक उदाहरण और जोड़ दूं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। पिछले कई चुनावों से, चाहे वो बंगाल का विधानसभा चुनाव हो पिछला, या बिहार का, या कहीं और का, वे हर बार एक बयान देते हैं कि 300 आतंकवादी घुसाए हैं, 200 आतंकवादी घुसाए, एकदम एक्यूरेट संख्या बताते हैं जेपी नड्डा। मैं हर बार पूछता हूं कि हर चुनाव से पहले आतंकवादी भारत में घुसते हैं, अपने आने की सूचना जेपी नड्डा को देते हैं, संख्या भी बताते हैं, हो सकता है वे ये भी बताते हो कि वे कहां कहां क्या खाएंगे। बिहार जाएंगे तो लिट्टी चोखा खाएंगे, बंगाल जाएंगे तो रसम खाएंगे, गुजरात जाएंगे तो ढोकला खाएंगे। ये सारा टूर प्लान जेपी नड्डा को बताकर आते हैं आतंकवादी हर चुनाव से पहले। सर्वमित्रा जी, आप सर्च कर लीजिए गूगल पर, संख्या भी बताते हैं नड्डा जी। और जैसे ही मतगणना खत्म होती है, जेपी नड्डा भूल जाते हैं वो जो 300 आतंकवादी आए थे कहां चले गए, अभी भी हैं यहीं पर, समोसा जलेबी खा रहे हैं कि वापस चले गए। तो इस तरह से बहुत ही गैर जिम्मेदारा, अगंभीर रूप से पाकिस्तान और आतंकवाद के मुद्दे पर बीजेपी बयानबाजी करती रही है और अब विपक्ष के नेता को पाकिस्तान परस्त बता रही है। जी जी बिल्कुल। और आपने चुनाव का जिक्र किया तो ये भी याद कीजिए कि खुद मेरा ख्याल है अमित शाह ही ये बहुत बार ये बात बोल चुके हैं कि यहाँ पर अगर आप वोट दोगे, मतलब कांग्रेस को आप वोट दोगे और उधर दिवाली पाकिस्तान में मनेगी। और ये गिरिराज सिंह है जो बार बार लोगों को पाकिस्तान जाने की सलाह भी देते रहे हैं। और ये जो सिलसिला है, मतलब भाजपा को पाकिस्तान का नाम इतना प्रिय है, ये सब लोग देख रहे हैं 11 साल से, लेकिन उनको तकलीफ इस बात पर है कि राहुल गांधी मोदी से सवाल क्यों कर रहे हैं। यानी नेता प्रतिपक्ष
देश के प्रधानमंत्री से सवाल न करे, ये इनके लिए आदर्श लोकतांत्रिक स्थिति है। और ये लोकतंत्र किस तरह का लोकतंत्र है, कैसी लोकतंत्र की जननी जो है वो भारत को बना रहे हैं मोदी, ये समझा जा सकता है। लेकिन आज जो है कल का बयान आया और राहुल गांधी पर हमले शुरू हुए, तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस चुप बैठ गई। आज कांग्रेस ने बल्कि और बहुत सारे उदाहरण पेश कर दिए। अब जब बात निकली तो दूर तक जाएगी। और यहाँ पर पवन खेड़ा जी ने बता दिया कि आप कहाँ कहाँ कब कब आपने सरेंडर किया। क्या कुछ कहा है पवन खेड़ा ने, उसको एक बार सुनते हैं। और जो उन्होंने अपना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसकी शुरुआती लाइन बड़ी मजेदार थी कि आप चले थे 11 साल से कोशिश कर रहे थे मुकद्दर का सिकंदर बनने की, और बन गई फिल्म नरेंद्र का सरेंडर। खैर, क्या कुछ और कहा है पवन खेड़ा ने, एक बार सुनते हैं। आप इनके 10 साल का कार्यकाल देख लीजिए। टेक अ लुक एट द 11 years ऑफ हिज टेन्योर। हमेशा सरेंडर करते हुए दिखेंगे। बड़ी बड़ी बातें, काला धन सरेंडर, फिर बड़ी बड़ी बातें, बेरोजगारी खत्म कर देंगे सरेंडर, किसानों की आय दुगनी कर देंगे सरेंडर, चीन को लाल आंख दिखाएंगे। अब चीन पर तो क्या ही बताएं आपको। चीन के बारे में तो ये इनकी हालत हो जाती है कि मुंह खुलता नहीं है चीन के लिए, और जब मुंह खुलता है तो क्लीन चिट देते हैं। अभी पिछले हफ्ते चीन पर साहब बोल रहे थे, नाम नहीं लिया चीन का। चीन का नाम लेने में इतना डरते हैं कि अपने ही देश के एक बहुत बड़े भूभाग की बेइज्जती कर देते हैं, क्योंकि एक शब्द नहीं बोल पा रहे चीन। कहते हैं कि गणेश जी की आंखें छोटी होती हैं, खुल नहीं पाती। अरे साहब, इस देश का पूरा नॉर्थ ईस्ट में आंखें छोटी होती हैं, आप उन्हें चिढ़ा रहे हैं, आप उनका अपमान कर रहे हैं, गणेश जी का भी अपमान कर रहे हैं। बोलिए ना, चीन से बने हुए माल को नहीं लेना है। देश के प्रधानमंत्री की इतनी हिम्मत नहीं है कि चीन का नाम ले सके। कह रहे गणेश जी की आंखें छोटी होती हैं, खुलती नहीं है। अरे, और देश के प्रधानमंत्री क्या रैलियों में आह्वान करेंगे? स्वदेशी की मूवमेंट हमारी पार्टी ने कब चलाई थी? जब अंग्रेजों का राज था, तब हम नीतियां नहीं बना पाते थे, इसलिए हमने स्वदेशी का पूरा आह्वान किया, विदेशी माल जलाया गांधी जी के नेतृत्व में। इनकी पार्टी ने, इनकी जो विचारधारा वाले लोग हैं, इन्होंने नहीं किया। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। अब तो आप प्रधानमंत्री हैं, अब भी आप आह्वान कर रहे हैं। हिम्मत दिखाइए, नीति बनाइए, सरेंडर मत कीजिए, नरेंद्र बनिए, सरेंडर मत बनिए। नीति बनाइए कि साहब चीन का माल नहीं आएगा हिंदुस्तान में, तब तो हमको समझ में आएगा कि साहब आप में कुछ थोड़ा बहुत गुण है। हाँ, हमें पूरा भरोसा है कि है नहीं, क्योंकि अब तो 11 साल हो गए। राकेश जी, यहाँ पर पवन खेड़ा ने जो सब बातें कही, ये क्या बीजेपी ने अपने लिए मुसीबत मोल ले ली? क्योंकि एक आपने राहुल गांधी के बयान पर आपने सोचा कि हम उनको घेर लेंगे, और बात वहां पर दूसरी तरफ मुड़ जाएगी, और फिर पूरी देश में ये चर्चा होगी कि राहुल गांधी ने पाकिस्तान की तरफ से कवर फायरिंग की और जो पाकिस्तान का समर्थन कर दिया, ऐसी सब चर्चा शुरू हो जाएगी। यहाँ पर कांग्रेस ने अब जिस तरीके से सारी बातों को वो चीन तक पहुंचा दी, और बाकी सारे उदाहरण दे ही दिए हैं पवन खेड़ा ने, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ समय से लगातार अपने मुद्दों में गफलत का शिकार हो गई है। वो बिना सोचे समझे हमला करती है कांग्रेस पर या राहुल गांधी पर, बूमरैंग हो जाता है। नरेंद्र मोदी ने भुज की सभा में आह्वान किया, जो पवन खेड़ा कह रहे हैं। उन्होंने कहा गांव गांव जाकर शपथ दिलानी पड़ेगी कि विदेशी सामान नहीं बेचेंगे, चाहे कितना भी घाटा हो जाए। किससे शपथ दिला रहे हैं? कोई भिंड मुरैना का गांव वाला शपथ ले लेगा तो चीन से व्यापार कम हो जाएगा। कोई बहराइच में, भुज में, गुजरात के या बंगाल के किसी कस्बे में, जिले में विदेशी सामान बेचना बंद कर देगा कोई छोटा मोटा व्यापारी या बड़ा कोई दुकानदार? मैं तो कह रहा हूं कि रिलायंस स्मार्ट, बिग बाजार, तमाम और बड़े जो हैं, उससे इस पर काबू आ जाएगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी ये भूल गए, उनकी अपनी सरकार में 11 साल में भारत और चीन के बीच कारोबार शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह दिन दूनी रात चौगनी प्रगति कर रहा है। हर साल चीन से हमारा व्यापार बढ़ रहा है, और वो भी किस रूप में? हम आयात ज्यादा कर रहे हैं चीन से, हमारी तरफ से निर्यात घट रहा है।
अभी 2024-25 जो वित्तीय वर्ष खत्म हुआ है उसमें 113.74 बिलियन डॉलर का व्यापार हमने आयात के रूप में चीन से किया और हमने निर्यात कितना किया? मुश्किल से 14.5 बिलियन डॉलर। और इस सब के चलते 100 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा भारत को हुआ है। हर साल बढ़ता जा रहा है यह व्यापार घाटा। हर साल हम चीन से आयात बढ़ाते जा रहे हैं, निर्यात कम कर रहे हैं उनको। इस पर कौन अंकुश लगाएगा? ये तो सरकार को करना है। ये कैसे कर सकते हैं? क्योंकि चीन का तो नाम नहीं लेते। नाम लेना तो गलवान से बंद किया, उसके पहले तो झूला झुलाते थे शी जिनपिंग को, चाय बनाकर अपने हाथ से पिलाते थे प्रधानमंत्री। पवन खेड़ा बताना भूल गए। बता सकते थे कि आजाद भारत में सबसे ज्यादा बार चीन के मुखिया से मिलने वाले व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में, 5 बार प्रधानमंत्री के रूप में। इसके अलावा कुल 20 मुलाकातें, 18 से 20 मुलाकातें मोदी और चीन के मुखिया की हुई, जिनमें व्यक्तिगत अलग है 1 to 1 वाली, और बाकी सारी जैसे G7 में मुलाकात, G7 में तो चीन नहीं है, कई और संगठन ऐसे हैं जिनमें मुलाकातें हो जाती। कई बहुपक्षीय ऐसे सम्मेलन हैं जिसमें चीन का राष्ट्रपति भी होता है और भारत के प्रधानमंत्री। इस तरह 20 बार मिल चुके हैं। तो किस व्यापारी से, किस दुकानदार से, किस कारखाना मालिक से आप शपथ दिलवा रहे? इससे ज्यादा पाखंड और क्या हो सकता है? इसलिए जब पवन खेड़ा ये कहते हैं कि आप चीन के सामने सरेंडर कर देते हैं तो गलत नहीं कह रहे। एक और बात जोड़ लीजिए, नोटबंदी, उसमें भी बाजार के सामने आप सरेंडर हो गए। आपने जितने दावे किए थे नोटबंदी में सारे विफल हो चुके हैं। रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्ट में तो जो चलित मुद्रा है समाज में पहले से जाने कितने गुना बढ़ गई, कई लाख करोड़। दावा तो किया गया था कि प्लास्टिक मनी का चलन बढ़ेगा, कार्ड से लोग लेन देन करेंगे, नकदी का चलन कम होगा, वो तो कई लाख गुना बढ़ गया। तो नरेंद्र मोदी हर मोर्चे पर लगातार विफल होते जा रहे हैं। इसलिए पवन खेड़ा ने जो इस जुमले का इस्तेमाल किया कि 11 साल से एक फिल्म बन रही थी मुकद्दर का सिकंदर, लेकिन जब वो रिलीज हुई तो पता चला नरेंद्र का सरेंडर नाम उस फिल्म का। ये तभी ये खेद की बात है कि देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता इस वक्त विचलित हो रहे हैं उन्हें याद दिलाना जरूरी है कि पार्टी ने अब तक क्या किया। पिछले 70 साल से आप हर प्रधानमंत्री को कुर्सी पर रहते इससे भी खराब शब्दों से संबोधित करते रहे। 2 प्रधानमंत्री शहीद हुए हैं, उनकी भी चरित्र हत्या ये लोग करते रहे। अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को 11 साल पहले तक मोहन और न जाने कैसे कैसे शब्दों के साथ नवाजते थे। तो आज इतनी बौखलाहट क्यों है? हर चीज का समय आता है। आज कांग्रेस शठे शाठ्यम समाचरित कर रही है, जैसे को तैसा व्यवहार कर रही है, टिट फॉर टैट कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी व्यथित और परेशान हो रही है। लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा कि नरेंद्र मोदी जी आज अपने राजनीतिक जीवन के सबसे कठिन दौर में से गुजर रहे। उनकी छवि धीरे धीरे करके नष्ट हो रही है और राहुल गांधी उसमें एक बड़ा कारक बने। राहुल गांधी के जो हमले हैं वो असल में नीतियों से ज्यादा ब्रांड मोदी को ध्वस्त करने के लिए है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह तो अपनी जगह है, उनकी आलोचना होती रहती है, हर विपक्ष करता है, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन जो ब्रांड मोदी बना हुआ था, अजय अपराजय, एकदम सर्वकालीन महान प्रधानमंत्री, उस छवि को, मोदी है तो मुमकिन है, उस छवि को तोड़ने के लिए राहुल गांधी दिन रात हथौड़ा चला रहे और वो छवि टूट रही है, दरक रही है। चिंता बीजेपी की यही है कि अगर उनका ये जो आइकॉन है, ये जो उनका सबसे बड़ा पुतला है, अगर यही चटक गया तो बाकी की राजनीतिक दुकान कैसे चलेगी। इसलिए वो राहुल गांधी पर कैसे भी आरोप लगाती रहे। जी, और बिल्कुल राहुल गांधी पर तो आरोप लगा ही रही है। कल राहुल गांधी ने जिस तरह इंदिरा गांधी का
उदाहरण दे दिया और कांग्रेस लगातार दे रही है। तो आज बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया जो पोस्ट है उस पर उसने इंदिरा गांधी का ये लिखा है कि वो तो गूंगी गुड़िया ही थी, आयरन लेडी, तो उनको जबरदस्ती बनाया गया ताकि उनकी गलतियों को छुपाया जा सके। ये आज बीजेपी ने एक छोटा सा वीडियो बनाकर डाला है। तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नेहरू जी, सब पर तो बीजेपी के प्रहार हमेशा चलते हैं, लेकिन मोदी जी पर बात आए तो वो फिर पूरे भारत का अपमान हो जाता है। ये हम देख रहे हैं। और कल राहुल गांधी का जो मध्य प्रदेश दौरा था उसमें जिस तरीके से उन्होंने रिवाइव करने की कोशिश की, मेरा ख्याल है बीजेपी की जो बेचैनी है उसका एक कारण ये भी है कि राहुल गांधी बिहार जा रहे हैं, वहां उसका असर दिख रहा है। मध्य प्रदेश जहां की बीजेपी लगातार सत्ता में बनी हुई है, वहां राहुल गांधी आ रहे हैं, फिर भी एक माहौल बन गया। हरियाणा जा रहे हैं राहुल गांधी। ये सब देखकर बीजेपी बहुत परेशान है कि ये आदमी जिसको हम तरह तरह से रोकने बांधने की कोशिश कर रहे हैं, ये आखिर किसी भी तरह रुक क्यों नहीं रहा। ये सबसे बड़ी समस्या है मेरा ख्याल है बीजेपी की है। और पवन खेड़ा ने जिक्र किया मुकद्दर का सिकंदर फिल्म बनाने का। अभी थोड़े समय पहले एक फिल्म और आई थी, सिकंदर का मुकद्दर। तो अब देखना होगा कि कौन सी फिल्म कहां से बनती है और कहां तक पहुंचती है। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को बचाने में जिस तरह बीजेपी जुटी हुई है, उसमें वो और ज्यादा उनका नुकसान कर रही है, क्योंकि जो बातें लोग भूल चुके रहते हैं या जिन पर ध्यान नहीं जाता, वो सारी बातें भी फिर खुलकर सामने आने लगती हैं। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी तो नरेंद्र मोदी की छवि को, एक जो अपराजय छवि, उसको तो तोड़ ही रहे हैं, खुद बीजेपी भी उनका नुकसान कर रही है। तो राकेश जी, आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आज की चर्चा को आपने ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए टीवी लाइव के साथ और देखते रहिए हमारे सभी कार्यक्रम। नमस्कार।